कुछ ऐसा बताइए जिससे आपका चयन करने में हमें आसानी हो। जी सर, मेरे कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे कि किसी काम को करने के लिए एक अच्छे विजन के साथ काम करना और काम में एक एम्बिशियस विजन में रहना और काम को शुरू से अंत तक पूरी तरह ख़त्म करना, कंप्लीट करना। इस तरह से हमारे कुछ ट्रेड्स हैं जो इस काम को बेहतर करने में। आप कंपटीशन की तैयारी कब से कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी मैंने 2019 में पहला प्रयास किया था, जो मेरा यूजीसी नेट के लिए था। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, उस समय मुझे ज़रूरत थी यूजीसी नेट की, तो उसमें मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया, जहाँ पर मेरा जेआरएफ हुआ कॉमर्स में दिसंबर 19 और जून 19 में भी एक बार जेआरएफ हुआ, दूसरी बार कॉमर्स में। एमपी सेट, महाराष्ट्र सेट, छत्तीसगढ़ सेट, ये सब क्वालिफाई हुए। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब में यूपी पीजीटी टीजीटी की दोनों जॉब क्वालिफाई की थी, जिसमें इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ सिलेक्शन। और अभी एमपी गवर्नमेंट में 2023 में वर्ग 1 में भी सिलेक्शन हुआ है, ऑल ओवर एमपी 5th रैंक से। और टैक्स असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर के मैंने प्रयास किए हैं। ठीक है, तो जब हम ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं ना? जी सर। और मुझे लग भी रहा है आपकी डिग्री देख करके आप टीचर और आपकी पर्सनालिटी भी और आपके बात करने के तरीके से भी हमें ऐसा लग रहा है कि आपको एक बेहतर टीचर ही होना चाहिए, है ना? टैक्स असिस्टेंट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं, ऐसी बात नहीं है, टैक्स के बारे में भी मैं बहुत अच्छी जानकारी और बहुत गहनता से। नहीं, मैंने ये बात कही नहीं कि आप टैक्स असिस्टेंट अच्छे नहीं बन सकते। मैंने तो ये कहा कि आप एक अच्छे टीचर के रूप में ज़्यादा दिख रहे हैं। नहीं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में भी मेरा अच्छा रोल रहा है। आप मेरी बात से सहमत नहीं है ना? आप मेरी बात से सहमत नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि मैं सारे काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो फिर टीचर भी अच्छे से बन सकते हैं? टीचर भी बन सकता हूँ जी। तो फिर टैक्स असिस्टेंट में कहाँ है? टैक्स असिस्टेंट में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं एक नए रोल में भी काम करना चाहता हूँ, एक नए रोल में, और गवर्नमेंट की सेवाओं को ज़्यादा अच्छे से करना चाहता हूँ। आपने किसी को गाइड किया है टैक्स चोरी ना करने के लिए? टैक्स चोरी ना करने के लिए गाइड किया है। जैसे मेरा भाई था, वो ऑनलाइन बिजनेस में आया और वो इंटर स्टेट गुड्स सेल करने लगा अपने। भाई है ना अभी? हाँ है। तो वो गुड सेल करने लगा और इंटर स्टेट में जब वो एक जगह से दूसरी जगह वस्तु में बेचने लगा, तो मैंने उसे सलाह दी कि हमारे एक्ट में दोस्तों को 1 या 2 बार 3 बार गुड्स हम भेज सकते हैं ऑनलाइन, जिस पर जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट अगर हम ऐसी प्रक्रिया बार बार करेंगे जो एक व्यापार दिखेगी, और व्हेन इट इज़, जब यह एक कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो कोर्स ऑफ बिजनेस में की हुई सप्लाईज पर हमें जीएसटी इम्प्लीमेंटेड है, चाहे वह 10 रुपये की इंटर स्टेट सप्लाई हो, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। और फिर उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके उसे टैक्सेबल सप्लाई की तरह काम कर। कैसे लेते हैं जीएसटी नंबर? जीएसटी नंबर 15 डिजिट के होते हैं। लेते कैसे हैं उसको, लिए अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करते हैं जीएसटीआर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है जीएसटीआर 1 से, और तब एक 30 दिन के अंदर वहाँ से जीएसटीआर का रिस्पांस आता है और उसके बाद जीएसटीआर नंबर। सर्विसेज के लिए कितना रखा गया है, कितने लाख की बात की गई है? उसके लिए 20 लाख रुपए रखा गया है और गुड्स के लिए 40 लाख। ओके, चलिए आप एक अच्छे टैक्स असिस्टेंट होंगे, डिफाइन कीजिए। टैक्स असिस्टेंट इस तरह से होंगे कि जो दुकानदारों की कुछ समस्याएं हैं, जिनके फॉर्म्स काफ़ी थोड़ी थोड़ी बातों पर रिजेक्ट हो जाते हैं, जो ऑनलाइन सेल्फ, जब सारे रिटर्न सेल्फ ऑटोमेटेड जनरेटेड में आ गए हैं, तो उनकी छोटी छोटी बातों पर ना रिजेक्ट हों, इस तरह से हम प्रयास करेंगे और अपने क्षेत्र में अवेयरनेस भी जगाएंगे ताकि वो सही तरह की फाइलिंग लगा सकें। आपने इसमें मेंशन किया है कि आपको बुजुर्गों से बातचीत करना पसंद है, तो क्या ये एग्जैक्टली इसको इलैबोरेट करेंगे? बुजुर्गों से बातचीत करना, जैसे जो भी वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, वे अक्सर अपने रोजगार तथा व्यवसाय से विराम लेकर विश्राम की अवस्था में होते हैं, और तब उनके शरीर में भी कुछ कई सारे
दबाव और समस्याएं रहती हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत सारे बुजुर्गों की कोई केयर करने वाला नहीं है। जी, कई जगहों पर ऐसा होता है ना, अक्सर खबरें भी अखबारों में मिलती हैं जी कि बच्चे यहाँ नहीं हैं और वो अकेले रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं जी, और कई बार वो मुश्किलों में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और खबरें बन जाती हैं जी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आजकल आय कमाने की साधनों में बड़ी ही कंपटीशन आ गया है। इस कारण से लोगों को अपने क्षेत्र और गांव घर को छोड़ के बाहर जाके कमाना पड़ता है। इसमें वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, जिस कारण से परिवार अकेला हो जाता है और वृद्ध लोग अपने पुरानी कम्युनिटी, पुराने समाज और मित्र यारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस कारण से वह अकेले पड़ जाते हैं कई बार। और कई बार जो बच्चे हैं वह इतनी सीमित आय में कमा पाते हैं कि वह अपने ही घर, अपने ही बस पत्नी और बच्चों का पालन कर पाते हैं, जिस कारण से उनके जो वृद्ध ठीक है रहते हैं उन्हें असहाय हो जाते हैं। तो ये समस्या तो बढ़ेगी या कम होगी? ये समस्या और बढ़ेगी? ये जैसी है, अब उपभोगवाद जितना बढ़ रहा है तो बढ़ेगी ना जी। आप ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोफेसर हैं जी, लर्नड हैं जी, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि रिटायरमेंट के बाद जी, उस अवस्था में पहुंचने के बाद आपको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े? मैं इसमें जैसे मेरी घर की जहाँ तक बात है, मेरे व्यक्तिगत, आप ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि वो सिचुएशन तो समाज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं आप मुझे? अपने आपके परिप्रेक्ष्य में? मेरे व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में मैं, हमारे जो घर के संतान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको चाहे मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा में अपना समय निवेश के रूप में देखता हूँ और उनकी समझ बुद्धि बढ़ाने में अपने जॉब के बाद में उसमें समय देता हूँ, ताकि उनकी समझ बढ़े, वो और कारगर बने, अच्छी आय का स्रोत लाएं, जिस आय के माध्यम से। इसीलिए तो वो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी आय के लिए जाते हैं। लेकिन समझ आप क्या करेंगे? आय के साथ समझ भी उनको देनी है, ताकि वह तो जो लोग अकेले रह रहे हैं बुजुर्ग, उन्होंने अपने बच्चों को समझ नहीं दी है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? कई बार समझ की कमी के कारण वहाँ से वो ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि नहीं, पैसों से ज्यादा मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है, लोग अपने बच्चों की परवरिश सभी अच्छी तरह करते हैं और सभी उन्हें संस्कार देते हैं जी। फिर भी आपने खुद ही बताया कि फाइनेंशियल कंपल्शंस की वजह से लोग चले जाते हैं। तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव थॉट है आपके पास कि हम ऐसा करेंगे जिससे कि मुझे इन सिचुएशंस से ना गुजरना पड़े? ऐसा कोई आइडिया है आपके पास? जी बताएं। क्षेत्रीय स्तर पर भी अच्छी मेहनत करके व्यवसाय के माध्यम से या बेहतर से बेहतर नौकरी की खोज के माध्यम से, जैसे मैंने यूपी में मेरा। तो उससे क्या होगा? उससे एजिंग बंद हो जाएगी? एजिंग नहीं बंद होगी, लेकिन हम अपने परिवारजन के साथ रहकर उनका ध्यान भी रख सकते हैं। कई बार मैं नहीं समझ पाया, मतलब जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ आप चले जाएंगे, ऐसा? मेरे दिमाग में इसका अभी पूर्णतः हल नहीं निकला है, बट जो मैंने हल ढूंढा है उसमें मुझे यह लगा है कि मैं अपने दादा और अपनी दादी और अपने जो ताई हैं उनके साथ रहकर उनके ध्यान में जितना ज़्यादा योगदान दे सकूँ अगर वो आप करेंगे। वो मैंने करने का प्रयास। और फ्यूचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या? फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? फ्यूचर में सेविंग्स के थ्रू अपनी इनडायरेक्ट इनकम के साधन बढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल। जी ठीक, थैंक यू सर। भरत कुमार सोनी जी। जी सर। वर्तमान में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर निजी विश्वविद्यालय AKS यूनिवर्सिटी सतना। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कॉमर्स में? मैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स? जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्राइस पर स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, पूरे नेशन की इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, उनके नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम का अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रोपोर्शनल आनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स में जैसा समझ पा रहा हूँ एक प्रयास मेरा, जैसे कि जितना ज़्यादा इनकम उसमें ज़्यादा टैक्स और जितना कम उसमें कम टैक्स, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर प्रगतिकारी कर क्या होता है?
प्रोग्रेसिव टैक्स जिसको जी जी, जो मैंने परिभाषा दी शायद वो प्रोग्रेसिव टैक्स की थी। आनुपातिक कर किसे कहेंगे? प्रोपोर्शनेट टैक्स। इसके बारे में नहीं पढ़ा सर। व्यवसाय आपने पढ़ा है ना? व्यवसाय, व्यापार, इस शब्द काफी आप लोगों से रोज ही गुरु होते हैं इन शब्दों से आप, है ना? जी जी। व्यवसाय को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, और व्यापार को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर बताइए। जी, व्यवसाय हम अपनी आय के साधन के उत्पादन करने के लिए, आय अर्जन करने के लिए जिस भी कार्य में हम दैनिक जीवन में व्यस्त रहते हैं वो हमारा व्यवसाय होता है। वह नौकरी, रोजगार या व्यापार कुछ भी हो सकता है, इसके व्यवसाय के अंग है। व्यापार में हम किसी वस्तु को खरीद कर उसको अधिक मूल्य पर जब हम बेचते हैं लाभ के उद्देश्य से, तो उसे व्यापार कहते हैं। व्यापार मुख्यतः क्रय तथा विक्रय से जुड़ी हुई क्रिया है। ओके। और पेशे की बात करें जी, प्रोफेशन की, पेशा किसे कहेंगे, प्रोफेशन किसे? पेशा जब आय अर्जन के लिए वह क्रिया है जो किसी विशिष्ट शैक्षणिक उपाधि के माध्यम से की जाती है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जो विशिष्ट उपाधि तथा विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से जब हम किसी इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण, किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जी, उसको पेशा। एक होता है व्यय और एक होता है खर्चा। इसमें कुछ अंतर होता है क्या? मेरे लिए समानार्थी है। समानार्थी। मान लीजिए मैंने मशीन क्रय की, उसके लिए मैंने गाड़ी भाड़ा दिया, जी है ना? जी, तो ये व्यय है कि खर्चा है? ये मुझे लगता है हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद है कि शब्द। इसमें हिंदी कौन सा, अंग्रेजी कौन सा? व्यय हिंदी है, सॉरी दोनों हिंदी है, व्यय खर्चा, और दोनों ही एक ही है। मुझे व्यय के प्रकार जो है वो पूंजीगत है और आगमगत व्यय, यह प्रकार पता है। व्यय और खर्च हमने। चलिए, आगम से क्या तात्पर्य है? आगमगत व्यय जैसे हम अपनी आगम से, आगमगत व्यय आगम से ऐसे जैसे यह व्यवसाय का मुख्य आय का स्रोत होता है। जो व्यवसाय किसी वस्तु, उदाहरण देके बताइए। जी, वस्तु तथा सेवा का विक्रय करके जो उसकी सेल्स से प्राइस या वैल्यू रिसीव करती है, वो दो एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल, मेडिकल की दुकान पे जितनी दवाइयां सेल करके जो कीमत वसूल होती है, वह कुल कीमत और कुल वैल्यू जो होगी वो आगम कहलाएगी डेली की। और जैसे एक ट्यूशन टीचर जितना ट्यूशन की सर्विस देता है, इसको संक्षिप्त में परिभाषित कीजिए, है ना? जी, एक लाइन में परिभाषित कीजिए कि आगम क्या होता है। आगम, और कोई एक उदाहरण दे दीजिए उसका। आगम तथा किसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय से प्राप्त कुल राशि को आगम कहेंगे। इसका एक उदाहरण, साड़ी की दुकान पर जितनी साड़ियां बेचने से कुल राशि। मान लीजिए मेरा एक व्यवसाय है, जी, फर्नीचर का, है ना? अब क्या हो रहा है कि कुछ अटाला भी है उसमें, दुकान में कुछ अटाला भी है, और वो भी मैंने बेच दिया, तो उससे भी मुझको कुछ पैसा मिल गया। मान लीजिए कार्टून है जिसमें फर्नीचर का कुछ सामान आता होगा, जी जी, अब मैंने कार्टून बेच दिया तो उससे भी मेरे को कुछ पैसा मिल गया। जी, तो ये आगम है क्या? यह भी एक आगम है, एक तरह की आगमगत प्राप्ति है, किंतु यह आगम का मुख्य स्रोत नहीं है। खाते से क्या तात्पर्य? खाता जिसको हम बोलते हैं ना, अकाउंट। जी, खाता हमारी लेजर वही का एक पेज या एक विवरण खाता कहलाता है। लेजर वही में हम सभी ट्रांजैक्शन, सभी लेन देन को किसी विशिष्ट इकाई के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे मशीन के सारे लेन देन मशीन के पेज में, विवरण में, पेज में रखते हैं। राम से जुड़े हुए राम के पेज में। एक लाइन में बताइए, एक लाइन में परिभाषित कीजिए। तो खाता बही की पुस्तक में किसी एक इकाई के विवरण से विवरण के सारे लेन देनों का ब्यौरा एक खाता कहलाता है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर यह किनको इशू किए जाते हैं? ये किसी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, ये मुख्य योगदान के लिए या बहुमूल्य योगदान के लिए स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। कभी सभी कर्मचारी को, तो कभी उनके सीनियर डायरेक्टर्स या सीईओ को दिए जाते हैं, जो कम मूल्य पे देते हैं क्या? कम मूल्य पे देते हैं। जीएसटी आपने पढ़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी, इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम क्यों दिया गया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसलिए नाम दिया गया है, पहले पूर्व में जो टैक्स चलते थे, वस्तु विक्रय पर जो टैक्स चलते थे उन्हें वैट बोला जाता था। जो सर्विस विक्रय पर टैक्स लगते थे उन्हें सर्विस टैक्स कहा जाता था।
अभी जो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये वस्तुतः सेवाओं दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है, सप्लाई पर लगाया जाता है। मान लीजिए एक निर्माता है ना, और एक सर्विस प्रोवाइडर है जी, इन दोनों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा जीएसटी के संदर्भ में? इन दोनों की जो मुख्य विक्रय है जिनसे वो आय प्राप्त करते हैं, इन दोनों को जीएसटी में आपूर्ति कहा गया है। यहाँ पर आपूर्ति यानी सप्लाई पर टैक्स लगता है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि निर्माता को और सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस सेवा प्रदाता जी, इन दोनों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? क्या निर्माता को निर्माता बोला जाएगा? इन दोनों को एक व्यवसाय के रूप में बोला गया, बिजनेस। देखिए, रिटर्न भरने की प्रक्रिया है, जीएसटी में भी होती है, वेट में भी होती है जी। तो रिटर्न भरना है क्या होता है? ये रिटर्न से क्या तात्पर्य? रिटर्न का अर्थ विक्रय विवरणी जी जी, रिटर्न का अर्थ में विवरणी होता है हिंदी में। विवरणी यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का जो ब्यौरा। जीएसटी में हम रिटर्न भरते हैं व्यापारी, है ना जी, वेट में भी भरते हैं, तो रिटर्न भरना है क्या मतलब? इससे क्या आशय है? किसी भी चीज का ब्यौरा जो हम सरकार के समक्ष रखते हैं या किसी विभाग के समक्ष रखते हैं, वह ब्यौरा मात्र विवरणी होता है। ये अलग अलग। तो ये जीएसटी में रिटर्न जो भरा जाता है तिमाही भरा जाता है कि अर्धवार्षिक की वार्षिक? तिमाही भरे जाते हैं छोटे व्यापारी के केस में। छोटे व्यापारी से क्या आशय है? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें छोटे व्यापारी को QRLMP की सुविधा मिलती है, क्वार्टरली रिटर्न। मान लीजिए कंपोजिशन स्कीम का लाभ किसी व्यापारी को लेना है जी जी, तो जीएसटी में इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जीएसटी में उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए और उसका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि अंतरराज्यीय नहीं होना चाहिए। और ये मुख्य शर्तें हैं। और ये कंपोजिशन योजना का लाभ से क्या आशय है? कंपोजिशन योजना में क्या लाभ मिलता है? कंपोजिशन योजना में हमें कई सारे लेखे और बना के रखने की छूट मिलती है और पूरे टैक्स इनवॉइस को जनरेट करने के बजाय। मान लीजिए कोई कंपोजिशन स्कीम का कोई व्यापारी लाभ ले रहा है, सॉरी जल्दी बोल दिया, और अगर उस व्यापारी से कोई व्यक्ति माल खरीदता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन से कंपोजिशन स्कीम जो होती है ना, कंपोजिशन स्कीम का किसी व्यापारी ने लाभ लिया जी जी, और उससे कोई व्यक्ति माल खरीदता है जी, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कंपोजिशन डीलर का सप्लाई चेन में आने से इनपुट टैक्स क्रेडिट समाप्त हो जाती है। जैसे 100 वाली वस्तु खरीद कर 200 में जिसने बेची है तो 100 के 10 का टैक्स 200 पे लगे हुए 20 रुपए टैक्स में से 10 रुपए एडजस्ट हो जाते हैं। ये कंपोजिशन योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो कंपोजिशन योजना का लाभ लेता है व्यापारी, उसको कितने % से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है? उसको 1% टैक्स लगाना पड़ता है। और सर्विस सेक्टर का अगर व्यापारी हो 5% लगाना। 5%। वेट आपने पढ़ा जी, वेट के पहले कमर्शियल टैक्स लगता था, है ना, बाद में वेट आया जी। तो वेट में ऐसे कौन से प्रावधान है जो कमर्शियल टैक्स में नहीं थे, वाणिज्य कर में नहीं थे, वैसे कौन से नए प्रावधान वेट में? वेट मुख्यतः वस्तु विक्रय पर लगता था और कमर्शियल टैक्स के बारे में मैं अभी ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया। वेट को बहुबिंदु कर कहा जाता है जी, मूल्य संवर्धन पे लगता है। अच्छा, ये मूल्य संवर्धन से क्या तात्पर्य है? मूल्य संवर्धन कर जो होता है वस्तु के जितना मूल्य संवर्धन किया जाए। मूल्य संवर्धन यानी कि किसी वस्तु में जो वैल्यू ऐड की जाती है उस वैल्यू एडिशन पर टैक्स। मूल्यवर्धन कर क्यों कहा जाता है? मैं इसे उदाहरण से समझाना चाहूँगा। उदाहरण से जैसे हमने जो कश्मीर से एप्पल खरीदा है उसका हम अपने मध्य प्रदेश में लाकर बेचते हैं तो उसके मूल्य में हमने संवर्धन किया है। जैसे वहाँ का 100 रुपए किलो था, जब हम यहाँ पे लाए उसे 250 रुपए किलो मिला है, तो वहाँ पर 100 रुपए पर जो कर दिया है वो उस उत्पादक ने दिया है और जब हम उसे 250 रुपए में यहाँ पर बेच रहे हैं तो हम 250 पर कर लगाते हैं, पर कर हमारा केवल 150 पर ही बनता है जितना हमने मूल्य संवर्धन किया है, ना कि पूरे 250 पर। इसके टर्मिनोलॉजी इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है हमें आउटपुट टैक्स क्रेडिट पर, जिसको एडजस्ट करके हम बेच करते हैं तो नेट टैक्स। ये वेट में छोटे व्यापारी के लिए माना जाता है? छोटे व्यापारी मैं उसमें टर्म नहीं ढूंढ पाया था। मान लीजिए वेट में किसी के लिए पंजीयन अनिवार्य हो किसी व्यापारी के लिए, तो एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए उसका? वेट पुराना करेगा उस पर ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाता। वेट तो अभी भी लगता है।
वैट केवल अभी पेट्रोलियम गुड्स पर लगता है। सिर्फ पेट्रोलियम गुड्स पे लगता है और टोबैको पे बस। इसके अलावा अन्य वस्तुओं पे वैट समाप्त हो चुका है मेरी जानकारी में। शराब पे वैट लगता है कि नहीं लगता है? जी, अल्कोहलिक प्रोडक्ट पर भी लगता होगा। लगता होगा, है ना? अभी इस पर अध्ययन। क्या कारण है कि पेट्रोल पे वैट लगता है, जीएसटी भी लगता है? इस पर सारी गवर्नमेंट्स, अभी इस पर जीएसटी काउंसिल का फैसला नहीं आया। इस एक्ट को पारित करते समय ये बोला गया था कि पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर दायरे में लाया जाएगा। जब जीएसटी काउंसिल इसे रिकमेंड करेगी तब इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, अभी इसे नहीं लाया गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है ना, वैट के कोई 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। वैट के 2 लाभ ये हैं कि वस्तु की लागत इसमें नहीं बढ़ती है। इनपुट क्रेडिट मिल जाने पर जो एप्पल वहाँ से 100 अगर 10 रुपए कर लगा, वस्तु की लागत नहीं बढ़ती लेकिन कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? कीमत तो जो मूल्य संवर्धन होता है केवल उतनी बढ़ती है। और कीमत बढ़ना तो मूल्य संवर्धन का हिस्सा है, बाकी लागत नहीं बढ़ती। हाँ, कीमत भी नहीं बढ़ेगी अगर कर आरोपित जो है वो अगर घटाया जाएगा उसमें से, कास्केडिंग इफेक्ट घटने की वजह से कीमत भी घटेगी। यह इसका एक लाभ हो गया। और इसमें अगर हम इसके सीमितताएं देखेंगे तो वह यह है कि इसमें विवरणियाँ और इसकी टेक्निकल ज्ञान जो है वह सभी व्यापारियों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण वह अत्यधिक विशिष्ट लोगों यानी कि वकीलों पर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। ओके, थैंक यू।